नमस्कार दोस्तों, राजनीति शास्त्र एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है और उम्मीद करता हूं कि आप लोग पिछले वीडियो को क्रमवार देख रहे होंगे, जिसमें हमारा यूकेपीएससी पॉलिटिकल साइंस लेक्चरर का पीवाईक्यू सीरीज चल रहा है। और जहां भी आप लोगों को जिस क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है या जिस टॉपिक में दिक्कत आ रही है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। तो आज हम शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 31 से। आइए मूल क्वेश्चन को देखते हैं। 31 नंबर का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन आया था, लुशियन डब्ल्यू पाई ने राजनीतिक विकास में संकट की कुछ अवस्थाएं बताई है, निम्न में से कौन उस संकटावस्था से संबंधित नहीं है? तो सही आंसर है मूल्य का संकट। आइए समझते हैं। क्वेश्चन ये है, लुशियन डब्ल्यू पाई ने राजनीतिक विकास में कुछ संकटों की चर्चा की है, इनमें से कौन सा उससे संबंधित नहीं है? तो सही आंसर मूल्यों का संकट है। और उत्तर की विस्तृत व्याख्या देखते हैं। लुशियन डब्ल्यू पाई, इनका समय है 1921 से 2008 के बीच और अमेरिकी राजनीतिक वैज्ञानिक हैं ये। उन्होंने एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट 1966 में राजनीतिक विकास की समस्याओं को क्राइसिस के रूप में बताया, यानी संकट के रूप में बताया। किसको? राजनीतिक विकास की समस्याओं को। अब इनके अनुसार राजनीतिक विकास के 5 प्रमुख संकट है। कौन कौन से? पहला है आइडेंटिटी क्राइसिस, यानी पहचान का संकट। दूसरा है लेजिटमेसी क्राइसिस, वैधता का संकट। तीसरा है पार्टिसिपेशन क्राइसिस, भागीदारी का संकट। चौथा पेनिट्रेशन क्राइसिस, प्रवेश का संकट। और फिफ्थ है डिस्ट्रीब्यूशन क्राइसिस, वितरण का संकट। यानी पहले नंबर की बात की जाए, पहचान का संकट, जब लोग अपनी पहचान लेकर भ्रमित हों, जैसे भारत में क्षेत्रीय बनाम राष्ट्र पहचान। यानी लोग यह तय नहीं कर पाते हैं कि जैसे कोई गुजराती है और वो बोले कि मैं पहले गुजराती हूँ कि भारतीय हूँ, तो यह तय नहीं कर पाते हैं कि मैं क्या हूँ। तो इसको लुसियन पाई ने क्या कहा? क्राइसिस का संकट कहा। ठीक। अब दूसरी बात है वैधता का संकट, जब जनता सरकार या राजनीतिक व्यवस्था को वैध न माने, यानी जनता को लगे कि सरकार भ्रष्ट है और यह गलत तरीके से शासन में आई है, तो यह संकट किससे संबंधित है? वैधता के संकट से संबंधित है। और तीसरा है भागीदारी का संकट, जब जनता राजनीति में शामिल होना चाहती है लेकिन संस्थाएं सक्षम न हो, यानी जनता अपने मत से अपना प्रतिनिधि चुनना जानती है, चाहती है, मतलब वो अपना मत देना चाहती है, राजनीति में पद प्रतिष्ठा लेना चाहती है, राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेना चाहती है, लेकिन क्या होता है, वहाँ संस्थाएं सक्षम ही ना हो, जैसे कि अलोकतांत्रिक देशों में। ठीक। अलोकतांत्रिक देशों में जैसे सैनिक तंत्र है, जहाँ अधिनायक तंत्र है, वहाँ ये व्यवस्था होती है, तो वहाँ भागीदारी का संकट पाया जाता है लुसियन पाई के अनुसार। बात करते हैं चौथे नंबर की, प्रवेश का संकट, जब सरकार अपनी नीतियां और आदेश पूरे देश के हर हिस्से तक लागू न कर पाए, यानी सरकार कोई नीति बना रही है और वह शहरों तक ही सीमित है, ठीक है, और ग्रामीण के दूर दराज इलाके हो या ग्रामीण हो, वहां तक इनकी नीति पहुंच ही नहीं पा रही है, तो ये क्या है? एक प्रवेश का संकट है। ठीक। और बात करते हैं पांचवें नंबर का, वितरण का संकट, जब संसाधन और अवसर समान रूप से न बटे, यानी सरकार शिक्षा को लेकर कहे या पैसा हो या कुछ भी ऐसी योजना हो जिसमें क्या होता है कि ये संसाधन समान रूप से सभी लोगों में नहीं बंटते हैं, तो इससे क्या होता है? अमीर और गरीब के बीच की खाई बढ़ जाती है, यानी किसी को संसाधन मिल जाते हैं, किसी को नहीं मिलते हैं, या अमीरों के हित में संसाधन या रोजगार या नीतियां पहुंचती है और गरीबों के हित में नहीं पहुंचती है। तो इसको कहा है लुसियन पाई ने वितरण का संकट। अब इनमें जो क्वेश्चन आया था, ऑप्शन आया था, मूल्यों का संकट शामिल नहीं है, इसीलिए ये डी सही है। अब बाकी विकल्पों की व्याख्या देखें तो आइडेंटिटी आइडेंटिटी क्राइसिस जो है, या भारत में क्षेत्रीय दल बनाम राष्ट्र दल, इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, ये सही है। वैधता का संकट, उदाहरण, जनता को लगे कि सरकार भ्रष्ट है या अवैध है। वितरण का संकट, अमीर गरीब के बीच संसाधनों का असमान बंटवारा। और मूल्यों का संकट बिल्कुल गलत है, यही आंसर हमारा सही है। यह लुसियन पाई के 5 संकट में नहीं आता। कौन सा? मूल्यों का संकट। अतिरिक्त तथ्य की बात की जाए तो लुसियन पाई के अनुसार राजनीतिक विकास का मतलब केवल चुनाव कराना नहीं है, बल्कि संस्थाओं का स्थायित्व और जनता का विश्वास बनाना भी है।
अब ये यूजीसी नेट कॉलेज लेक्चरर पीजीटी में बार बार आता है। पॉलिटिकल डेवलपमेंट के क्राइसिस किसने बताए? लुसियन डब्ल्यू पाई ने। और कौन सा क्राइसिस इसमें शामिल नहीं है? तो वैल्यू क्राइसिस नहीं था इसमें शामिल। सिलेबस की बात की जाए तो यह प्रश्न कंपेरेटिव पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिकल एनालिसिस से आया है, पॉलिटिकल डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ है। एग्जाम रेफरेंस की बात की जाए तो ये आप लोग देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन बार बार आता है और इसकी इम्पोर्टेंसी आप लोग देख लीजिएगा कि कितना इम्पोर्टेंस है ये। बात करते हैं प्रश्न नंबर 32 की। मूल क्वेश्चन को देखें तो आया है क्वेश्चन, उत्तर व्यवहारवाद निम्न में से किस पर बल देता है? तो सही आंसर है उपादेयता तथा कार्य दोनों पर बल देता है। आइए समझते हैं। उत्तर की विस्तृत व्याख्या देखते हैं। तो बिहेवियरलिज्म, यानी पहले हम देखते हैं कि व्यवहारवाद क्या है, फिर उत्तर व्यवहारवाद क्या है। ठीक है, उत्तर व्यवहारवाद को समझने के लिए पहले व्यवहारवाद देखते हैं, बेसिक जानकारी के लिए। देखो हुआ क्या था, 1950 के दशक में डेविड ईस्टन के द्वारा, डेविड ईस्टन ने बोला कि राजनीति विज्ञान, यानी जो राजनीति विज्ञान है, ये विज्ञान जो शब्द है ये आधुनिक युग की देन है। ठीक, और प्रबल रूप से कब से शुरू हुआ? डेविड डेविड ईस्टन ने इसका क्या किया? डेविड ईस्टन ने इसकी शुरुआत की। तो बात करते हैं, डेविड ईस्टन ने बात की जो ये उत्तर व्यवहार, ये राजनीति विज्ञान है, इसमें जो मूल्य है इसका कोई मतलब नहीं है, इसको हटाओ, हमें केवल तथ्यों पे जोर देना है, सर्वेक्षण पे दो जोर देना है और व्यवहार पे जोर देना है। ठीक, तो यही बात जब डेविड ईस्टन ने कही कि राजनीति विज्ञान में हमें इन पर जोर देना है, मूल्यों और नैतिकता पे कोई जोर नहीं देना है, इससे कोई मतलब नहीं है। तो यह बात उन्होंने कही और यही बात को आगे बढ़ाया और किसके नाम से? व्यवहारवाद के नाम से यह आगे बढ़ा। ठीक, व्यवहारवाद का उदय होता है। तो व्यवहारवाद किस पे जोर देता है? आंकड़ों पे, सर्वेक्षण पे, व्यवहार पे। कब? 1950 के दशक में राजनीतिक शास्त्र को साइंटिफिक बनाने का आंदोलन शुरू हुआ और इसी में इन्होंने आंकड़ों, सर्वेक्षण और बिहेवियर पर जोर दिया। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि जो व्यवहारवाद है इसने किस पर जोर दिया या किस इनमें से किस पे जोर नहीं दिया? जो क्वेश्चन आया था ना, ये उत्तर व्यवहारवाद पे आया है, लेकिन व्यवहारवाद पे भी क्वेश्चन आ सकता है। अब बात करते हैं, डेविड ईस्टन को लगा, 1969 में डेविड ईस्टन ने इसका नारा दिया, किसका? उत्तर व्यवहारवाद का। 1969 में डेविड ईस्टन को लगा कि भैया जो ये है क्या, मूल्य है, इनकी तो ज़रूरत है। अगर हम इनको इग्नोर करेंगे तो राजनीति में क्या होगा? भ्रष्टाचार बढ़ेगा। तो मूल्यों पे भी जोर देना है, नैतिकता पे जोर देना है, ये इनकी बात भी करनी है और रही बात तथ्य, ये तो रहेंगे ही रहेंगे, यानी हम सबको लेकर चलेंगे। तो यह जब नारा दिया तो किस में दिया? तो यही आंदोलन कहलाया उत्तर व्यवहारवाद। उत्तर व्यवहारवाद, तो ये तो लिखा ही है। उत्तर व्यवहारवाद का नारा क्या था? कि इसका सिद्धांत था कि राजनीतिक शास्त्र केवल वैज्ञानिक अध्ययन न होकर समाज की समस्याओं का समाधान भी दे। ठीक, बात करते हैं पोस्ट बिहेवियरलिज्म के दो मुख्य सिद्धांत। रेलेवेंस, प्रासंगिकता होनी चाहिए, शोध का समाज की वास्तविक वास्तविक समस्याओं से जुड़ा होना चाहिए, जैसे गरीबी, असमानता, जातिवाद, हिंसा। और एक्शन होना चाहिए, केवल अध्ययन नहीं बल्कि समाधान की दिशा में ठोस कदम हो। जैसे गरीबी है, असमानता है, तो क्यों है और इसका समाधान क्या है, ये भी होना चाहिए। इसके अनुसार, डेविड ईस्टन के अनुसार। और कौन सी ये क्रांति का ये नारा था या कौन से आंदोलन का था? तो ये था पोस्ट बिहेवियरलिज्म, उत्तर व्यवहारवाद का नारा। आसान भाषा में समझे तो पोस्ट बिहेवियरलिज्म कहता है कि राजनीतिक शास्त्र किताबों तक सीमित न रहे, बल्कि समाज की समस्याओं से जुड़कर उन्हें हल करने में मदद करे। बाकी विकल्प आंशिक रूप से सही था, ये भी था, ये भी था, और ये दोनों बिल्कुल सही है और ये बिल्कुल गलत है। अतिरिक्त तथ्य की बात की जाए तो डेविड ईस्टन ने 1969 में अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन की बैठक में पोस्ट बिहेवियरल रिवॉल्यूशन की घोषणा की। उनका नारा था रिलेवेंस एंड एक्शन, प्रासंगिकता और कार्रवाई होनी चाहिए। अब ये यूजीसी नेट लेक्चरर एग्जाम में बार बार पूछा जाता है डेविड ईस्टन से पोस्ट बिहेवियरलिज्म, रिलेवेंस एंड एक्शन। अब मैंने बताया ना उत्तर व्यवहारवाद, तो पूछा है, व्यवहारवाद भी पूछा जा सकता है कि व्यवहारवाद में डेविड ईस्टन ने क्या बातें कही।
सिलेबस की बात की जाए तो यह कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिकल एनालिसिस में से आया है। अप्रोचेस टू पॉलिटिकल साइंस, ट्रेडिशनल बिहेवियरल, पोस्ट बिहेवियरल। ठीक है, एग्जाम रेफरेंस आप लोग देख लीजिएगा। बात करते हैं प्रश्न नंबर 33 की। 33 नंबर का जो प्रश्न है, ए सिस्टम एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल लाइफ के लेखक कौन है? डेविड ईस्टन। देखो, डेविड ईस्टन से बार बार सवाल आता है और डेविड ईस्टन को आप लोग अच्छे से पढ़ के जाना। डेविड ईस्टन इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे सिलेबस का। तो सही आंसर डेविड ईस्टन है। उत्तर की विस्तृत व्याख्या देखते हैं। डेविड ईस्टन यानी जिनका समय 1917 से 2014 के बीच में है, एक कनाडाई अमेरिकी राजनीतिक वैज्ञानिक हैं। इनकी कृति ए सिस्टम एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल लाइफ 1965 में इन्होंने लिखा है और इसमें उन्होंने राजनीति को एक सिस्टम या प्रणाली के रूप में समझाया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, और ये कई बार एग्जाम में आता है कि राजनीति को सबसे पहले किसने एक सिस्टम या प्रणाली के रूप में समझाया। तो आइए समझते हैं पहले इसको, प्रणाली होती क्या है, प्रणाली या सिस्टम। तो बात करते हैं प्रणाली या सिस्टम की। तो ये है क्या? पहली बात तो देखो, कोई माना एक ढांचा है, ठीक है, ये एक ढांचा है। तो इस ढांचे के कई सारे पार्ट्स हैं या हिस्से होते हैं, ठीक, कई सारे पार्ट्स या हिस्से होते हैं। ये सब मिलकर क्या करते हैं? एक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए काम करते हैं, ठीक। तो यही क्या है? एक सिस्टम, ये पूरा कहलाएगा सिस्टम। कैसे? एग्जाम्पल के लिए माना हमारा शरीर है, ठीक, शरीर क्या है? एक ढांचा है। अब इसमें कौन कौन रहते हैं, इसके हिस्से क्या क्या हैं? जैसे दिल हो गया, दिमाग हो गया, और लीवर हो गया। ये सब क्या करते हैं? जीवन को चलाने के लिए क्या करते हैं? काम करते हैं, ठीक। इनमें कोई भी अंतर्विरोध नहीं होता। अगर अंतर्विरोध हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? इनबैलेंस हो जाएगा। बात करते हैं स्कूल की। स्कूल भी क्या है? एक सिस्टम है। अब इस सिस्टम में कौन कौन होते हैं? ठीक, प्रिंसिपल होता है, टीचर होते हैं, कई सारे टीचर्स होते हैं, स्टाफ होता है, ठीक है, स्टाफ होता है, और स्टूडेंट होते हैं। तो ये सब क्या करते हैं? शिक्षा के लिए काम करते हैं। तो लक्ष्य सबका सेम है, और ये सब मिलकर क्या करते हैं? एक सिस्टम का निर्माण करते हैं। उसी तरह राजनीति, राजनीति भी क्या है? एक प्रणाली है। किसके अनुसार? डेविड ईस्टन के अनुसार राजनीति क्या है? एक प्रणाली है। अब इसमें क्या क्या होते हैं? जैसे राज्य हो गया, सरकार हो गई, और नागरिक हो गए, ठीक है, संस्थाएं हो गई, बहुत सारी। ये क्या करते हैं? एक सिस्टम का निर्माण करते हैं। तो क्या करते हैं? सब अपने अपने इस सिस्टम में क्या करते हैं? अपना अपना दायित्व निभाते हैं। किसके अनुसार? डेविड ईस्टन के अनुसार। अब बात करते हैं, डेविड ईस्टन ने राजनीतिक प्रणाली को, माना ये राजनीतिक प्रणाली है, राजनीतिक प्रणाली को आगत और निर्गत यानी इनपुट और आउटपुट मॉडल के रूप में क्या किया? समझाया है। कैसे? अब जैसे आगत तत्व देखते हैं। ये है आगत, आगत तत्व, ये इसको बोलते हैं इनपुट, ठीक। इसमें क्या होती है? जनता की मांगे हो गई, ठीक, और समर्थन हो गया। मांगे और समर्थन इसमें आ गई इनपुट में। और बात करते हैं आउटपुट की, आउटपुट की, ये इसको बोलते हैं निर्गत मॉडल, निर्गत मॉडल। इनपुट मॉडल हो गए और निर्गत, ये ये आगत मॉडल हो गए या निर्गत मॉडल हो गया, या इनपुट मॉडल या आउटपुट मॉडल, कुछ भी कहो। अब इसमें क्या होता है? निर्णय, ठीक, और नीतियां। पहले मैं इसको बना रहा हूं, फिर समझते हैं। फिर इसके बाद क्या होता है? पुनर्निवेश, पुनर्निवेश, ये इसको बोलते हैं प्रतिक्रिया भी बोलते हैं। जनता की क्या है? प्रतिक्रिया, जिसको फीडबैक बोलते हैं। और उसके बाद ये क्या होता है? जनता इसका क्या करती है? फिर से दोबारा संशोधन करने के लिए सरकार को बोलती है।
कैसे आप समझते हैं? इनपुट मॉडल के अंतर्गत क्या होता है कि माने इनपुट मॉडल है, तो जनता क्या करती है, अपनी मांग रखती है। माना शिक्षा को लेकर इन्होंने अपनी मांग रखी, क्या लेकर, शिक्षा को लेकर, कि हमें शिक्षा के को लेकर एक स्पष्ट नीति चाहिए। तो सरकार क्या करती है उसमें, शिक्षा को लेकर जो जनता की तरफ से जो मांगे आती है उस पर क्या करती है, विचार करती है, मंथन करती है, मीटिंग बुलाती है, बैठक करती है। तो ये सब क्या कहलाता है, एक प्रोसेस। प्रोसेस कहाँ होता है, यहाँ पे होता है, प्रोसेस का हिस्सा है। उसके बाद क्या होती है कि सरकार को लगता है कि हाँ जो जनता की मांगे हैं इस पर स्पष्ट नीति बनानी चाहिए, तो शिक्षा को लेकर क्या बनाती है सरकार, एक नीति बनाती है। माना शिक्षा नीति एक बना दिया, ठीक है, सरकार ने शिक्षा नीति बना दी। अब शिक्षा नीति को लेकर क्या होता है, जनता प्रतिक्रिया देती है इस पर कि यह नीति सही है कि गलत है। अगर सही है तो समर्थन करेगी, और अगर गलत गलत है तो क्या करेगी, विरोध करेगी। तो देखो, अब क्वेश्चन क्या आता है कि माना जनता ने शिक्षा को लेकर मांग की है, तो ये डेविड ईस्टन के कौन सी प्रणाली है, कौन से मॉडल का हिस्सा है, इनपुट आउटपुट या प्रतिक्रिया का या प्रोसेस का। तो किसका हिस्सा है, जनता ने मांग रखी तो ये इनपुट का हिस्सा है। और अगर बात ये आए कि अगर क्वेश्चन इस तरह से आए कि सरकार ने शिक्षा को लेकर नीति बनाई है और जनता को समझ में नहीं आया, उसका विरोध किया, तो ये किस किसका हिस्सा है, तो ये क्या है, प्रतिक्रिया का हिस्सा रहेगी, पुनर्निवेश का या प्रतिक्रिया का हिस्सा रहेगी। क्वेश्चन इस तरह तरह से आता है, देखो समझते हैं कैसा है कि ये तो हमने देख लिया, राजनीति को एक सिस्टम के रूप में समझा है उन्होंने। ईस्टर्न का पॉलिटिकल सिस्टम थ्योरी, राजनीति प्रणाली सिद्धांत, जो राजनीति है उसमें इन्होंने ईस्टर्न ने इनपुट्स और आउटपुट्स के रूप में समझा है। इनपुट मतलब जनता की मांगे और समर्थन, और आउटपुट मतलब सरकार की नीतियां और निर्णय। और फीडबैक, जिसको हमने पुनर्निवेश या प्रतिक्रिया के रूप में देखा, तो फीडबैक क्या है, जनता की प्रतिक्रिया है। जनता की प्रतिक्रिया, इसके जरिए सिस्टम चलता रहता है। अब डेविड ईस्टन के अनुसार यह एक ओपन सिस्टम या खुला तंत्र है जिस पर समाज और बाहरी वातावरण का असर नहीं पड़ता। मतलब डेविड ईस्टन ने कहा कि राजनीतिक प्रक्रिया बंद दायरे के अंतर्गत नहीं चलती, बल्कि इसके सिरे सामाजिक प्रक्रिया के साथ जुड़े रहते हैं। इस दृष्टि से राजनीतिक प्रणाली को एक खुली प्रणाली मानना चाहिए। दूसरे शब्दों में, राजनीतिक प्रणाली मूल्यों का आवंटन इसलिए करती है क्योंकि उसे अपने पर्यावरण अर्थात सामाजिक प्रणाली से मांगे प्राप्त होती है। यह आवंटन आधिकारिक इसलिए बन जाता है क्योंकि इसे अपने पर्यावरण से समर्थन मिलता है। ठीक, आसान भाषा में समझे तो ईस्टर्न ने कहा कि राजनीतिक एक मशीन जैसी है। लोग मांगे डालते हैं इनपुट के रूप में, सरकार निर्णय निकालती है आउटपुट के रूप में, और जनता अपनी प्रतिक्रिया देती है एक फीडबैक या प्रतिक्रिया देती है, ठीक है, जिससे सिस्टम फिर से चलता है। बात बात करें बाकी विकल्पों की, तो डी ई एप्टर की बात करें, इनकी कृति द पॉलिटिक्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन है। विकासशील देशों की राजनीति पर इन्होंने अध्ययन किया, लेकिन वो कृति इनकी नहीं थी। बात करते हैं मॉर्टन काफलान की, इनकी कृति सिस्टम एंड प्रोसेस इन इंटरनेशनल पब्लिक है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सिस्टम विश्लेषण इन्होंने किया है, और ये तो गलती था। अतिरिक्त तथ्य की बात करते हैं, डेविड ईस्टन की अन्य कृतियां कौन कौन सी है, द पॉलिटिकल सिस्टम, इसका पूरा नाम है द पॉलिटिकल सिस्टम एन इंक्वायरी इनटू द स्टेट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, राजनीतिक प्रणाली राजनीतिक विज्ञान की दशा का अन्वेषण, 1953 में इन्होंने लिखा है। और इसी के अंतर्गत इन्होंने यह मान्यता रखी कि राजनीति का सरोकार मूल्यों के आधिकारिक आवंटन से है, किसमें, द पॉलिटिकल सिस्टम में। और एक क्वेश्चन कई बार आ सकता है कि राजनीति का सरोकार मूल्यों के आधिकारिक आवंटन से है, किसने कहा, डेविड ईस्टन ने, कौन सी कृति में कहा, द पॉलिटिकल सिस्टम में। और एक दूसरी कृति है इनकी, ए फ्रेमवर्क फॉर पॉलिटिकल एनालिसिस, 1965 में इन्होंने लिखा है। ईस्टन का योगदान राजनीति शास्त्र को वैज्ञानिक बनाने में सबसे बड़ा नाम है। यूजीसी नेट और लेक्चरर एग्जाम में बार बार आता है, पॉलिटिकल सिस्टम थ्योरी किसने दिया, आउटपुट इनपुट मॉडल किसने दिया। सिलेबस की बात की जाए तो यह प्रश्न कंपेरेटिव पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिकल एनालिसिस, अप्रोचेज टू पॉलिटिकल साइंस, सिस्टम एनालिसिस से जुड़ा हुआ है। एग्जाम रेफरेंस की बात की करें तो आप लोग देख लीजिएगा कितना इंपॉर्टेंट है ये। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 34 की। मूल क्वेश्चन को देखा जाए तो 34 नंबर का जो प्रश्न है,
यह आया था, निम्न में से कौन आमंड द्वारा प्रतिपादित राजनीतिक व्यवस्था का आगत नहीं है? तो सही आंसर है अंतःपाशी। समझते हैं इसको। देखो, जो ये क्वेश्चन जो आया है, टॉपिक बाय टॉपिक, पहला टॉपिक अगर इससे डेविड ईस्टन का है प्रणाली सिस्टम से, उसी के आगे क्या है, ऑलमंड की राजनीतिक प्रणाली है। इन्होंने क्या किया कि जो डेविड ईस्टन ने इनपुट आउटपुट मॉडल दिया अपने प्रणाली सिस्टम में, तो इन्होंने क्या किया, किसने, ऑलमंड ने क्या किया कि इन्होंने संरचनात्मक संरचनात्मक कृत्यात्मक संरचनात्मक कृत्यात्मक विश्लेषण विश्लेषण ये किया, संरचनात्मक कृत्यात्मक विश्लेषण मॉडल दिया, और इसी में ही जो डेविड ईस्टन का प्रणाली सिद्धांत है, इसी का विस्तार करके इन्होंने भी इनपुट और आउटपुट मॉडल दिया। ठीक है, समझते हैं। देखो, क्वेश्चन क्या था कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑलमंड की राजनीतिक प्रणाली का इनपुट नहीं है? तो सही आंसर है इंटरलॉकिंग अंतःपाशी। ऑप्शन में आ रखा है अंतःपाशी, मतलब हिंदी जो ट्रांसलेशन है काफ़ी जटिल कर रखा है इन्होंने, लेकिन इंटरलॉकिंग समझते हैं क्या क्या है। उत्तर की विस्तृत व्याख्या देखते हैं। गैब्रियल ऑलमंड ने राजनीति को सिस्टम की तरह समझाया। मैंने कहा ना, पहले डेविड ईस्टर ने समझाया, फिर उसको विस्तारित किया किसने, गैब्रियल ऑलमंड ने। उन्होंने कहा कि राजनीति में दो प्रकार की प्रक्रियाएं होती है, पहला इनपुट और दूसरा आउटपुट। इनपुट में क्या है, जनता की ओर से आने वाली मांगे और समर्थन, और आउटपुट में सरकार द्वारा बनाई गई नीतियां और निर्णय। ठीक, अब समझते हैं ऑलमंड के अनुसार इनपुट के प्रकार। इन्होंने इनपुट को चार प्रकारों में बांटा है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। ठीक है, पहला है पॉलिटिकल सोशलाइजेशन एंड रिक्रूटमेंट, राजनीतिक सामाजिकरण और भर्ती। मतलब व्यक्ति सबसे पहले राजनीति के बारे में परिचित होता है। राजनीतिक सामाजिकरण जब व्यक्ति का होता है, तो शुरुआत होती है परिवार से, स्कूल से, विद और समाज से, और फिर क्या होती है, भर्तियां। और सभी भर्ती की बात करते हैं, समाज में जो भर्तियां होती, चाहे संस्थाओं के रूप में हो, चाहे सरकार रिक्रूटमेंट करा रही है, जैसे आप लोग लेक्चरर की तैयारी कर रहे हैं, तो ये क्या है, एक भर्ती का हिस्सा है। और दूसरा है इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन, हित व्यक्तिकरण, यानी जनता क्या, कि जनता का अपनी व्यक्तिगत मांगे होती है। ठीक है, और अपनी व्यक्तिगत मांगे प्रदर्शन हो गया और विरोध हो गया, हड़ताल हो गया, इन सब के द्वारा रखती है। अब इसके बाद क्या है, हित संकलन। इसमें क्या है, अलग अलग मांगे जो होती है व्यक्तियों की, इसमें क्या है, कई सारे जैसे दल होते हैं, इन सब की मांगों को क्या करते हैं, इकट्ठा करके सरकार के पास भेजते हैं। ठीक, और चौथा है राजनीतिक संचार, यानी लोगों के बीच और सरकार के बीच क्या होता है, संचार होता है, कम्युनिकेशन होता है। तो इनमें इंटरलॉकिंग का नाम की कोई प्रक्रिया नहीं है। बाकी विकल्पों की बात की जाए, जैसे इंटरेस्ट एग्रेशन की बात की जाए, हित संकलन, जब अलग अलग लोगों के हितों को जोड़कर नीतियां बनाई जाती है। उदाहरण, संसद में विभिन्न मांगों को मिलाकर कानून बनाया जाता है। इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन, हित व्यक्तिकरण, जनता अपनी मांगें व्यक्त करती है, उदाहरण हड़ताल, धरना, प्रदर्शन, ज्ञापन के जरिए। ये वो वाला ऑप्शन राजनीतिक संचार वाला था, इसमें क्या है, जनता और सरकार के बीच जानकारी, संदेश और विचारों का आदान प्रदान होता है, जैसे मीडिया, भाषण, चुनाव प्रसार के द्वारा। और इंटरलॉकिंग मतलब ये था ही नहीं। अतिरिक्त तथ्य की बात करें तो गैब्रियल ऑलमंड एंड बिंगहैम पावेल, इन्होंने क्या किया, कंपेरेटिव पॉलिटिक्स ए डेवलपमेंट अप्रोच 1966 में लिखा, और इसी में इन्होंने क्या किया, संरचनात्मक कृत्यात्मक विश्लेषण प्रणाली विश्लेषण का एक विकसित रूप दिया। किन्होंने, गैब्रियल ऑलमंड और बिंगहैम पावेल ने। ऑलमंड ने रचना राजनीति को इनपुट आउटपुट सिस्टम के रूप में समझाया। पहले डेविड स्टन ने समझाया था, फिर इसने समझाया। यूजीसी नेट लेक्चरर एग्जाम में बार बार आता है, इनपुट फंक्शंस कौन कौन से हैं। ठीक है, ये आप लोग देख लीजिए कि अभी समझाया, आउटपुट फंक्शन क्या क्या है ये अभी समझाया, रूल मेकिंग हो गया, रूल एप्लीकेशन, रूल एडजुडिकेशन हो गया, ये सब क्या है, आउटपुट मॉडल है। अब जैसे सिलेबस से संबंध की बात करें, तो यह प्रश्न कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिकल एनालिसिस से आया है, पॉलिटिकल सिस्टम आलमंड्स मॉडल से जुड़ा हुआ है। एग्जाम रेफरेंस की बात करें तो ये आप लोग देख लीजिएगा कितना इंपॉर्टेंट है ये। बात करते हैं आज, अब दूसरा क्वेश्चन, बात करते हैं प्रश्न नंबर 35। आइए इसका देखते हैं, मूल सोर्स।
जो 35 नंबर का प्रश्न था ये आया था, निम्न में से कौन से लुसियन पाई के अनुसार राजनीतिक विकास के लक्षण है। तो ये सभी राजनीतिक विकास के लक्षण है लुसियन पाई के अनुसार। देखो लुसियन पाई से राजनीतिक विकास से संबंधित दो दो क्वेश्चन आ गए, एक 31 नंबर का हमने डिस्कस किया था अभी, एक ये 35 नंबर का है। आइए समझते हैं। देखो लुसियन पाई, इन्होंने क्या किया, इनकी अपनी पुस्तक है एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट, 1966 में इन्होंने लिखा, राजनीतिक विकास की विशेषताओं को समझा है इसमें। उन्होंने कहा कि राजनीतिक विकास की 3 प्रमुख विशेषताएं हैं। कौन कौन सी? इक्वेलिटी, समानता, कैपेसिटी क्षमता, और डिफरेंशिएशन, पृथक्करण या विशेषीकरण। इक्वेलिटी क्या है? सभी नागरिकों को समान अधिकार मिले, जो है ये आज की डेट में, जाति, वर्ग, लिंग, क्षेत्र के आधार पर भेदभाव न हो। क्षमता, इन्होंने बात की कि सरकार और संस्थाओं की प्रशासनिक क्षमता बढ़े, वे कानून लागू करने और सेवाएं देने में सक्षम हो। डिफरेंशिएशन की बात करें तो अलग अलग राजनीतिक संस्थाएं विशेष कार्यों में विशेषज्ञ हो, जैसे विधानमंडल कानून बनाए, कार्यपालिका उसके लागू करे, न्यायपालिका न्याय दे, जो होता ही है आज की डेट में। आसान भाषा में समझे, लुशियन पाई कह रहे थे कि एक विकसित राजनीतिक व्यवस्था वही है जिसमें सबको समान अधिकार हो, सरकार काम करने में सक्षम हो और संस्थाएं अपने अपने काम में विशेषज्ञ हो। बाकी विकल्पों की व्याख्या दी जाए तो ये सही है, आधुनिक लोकतंत्र की बुनियाद है। लुशियन पाई के अनुसार समानता होनी चाहिए, क्षमता भी होनी चाहिए, सरकार का मजबूत और असरदार होना चाहिए सरकार को। पृथक्करण की बात करें, संस्थाओं का अलग अलग कामों में विशेषज्ञ हासिल होना चाहिए, ये सब सही थे। अतिरिक्त तथ्य की बात करें तो लुशियन पाई ने 5 क्राइसिस ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट भी बताए, जो हमने 31वें नंबर क्वेश्चन पे डिस्कस किया था। आइडेंटिटी, लेजिटमेसी, पार्टिसिपेशन, पेनिट्रेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब थे। इनमें से कौन लुशियन पाई के 5 क्राइसिस ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट में से शामिल नहीं थे? तो इनमें से क्वेश्चन आया था, जो हमने मूल्य था ऑप्शन में दिया हुआ वो नहीं था। यह यूजीसी नेट और लेक्चरर एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। पॉलिटिकल डेवलपमेंट की विशेषताएं कौन सी है, ठीक, और पॉलिटिकल डेवलपमेंट के क्राइसिस किसने बताए, ये सब किसने बताए? लुशियन पाई ने। सिलेबस की बात की जाए तो यह कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिकल एनालिसिस, जो हम अब हमारा सेकंड पेपर का फर्स्ट सेक्शन हो गया है, तुलनात्मक राजनीति, वहाँ से आया था, और पॉलिटिकल डेवलपमेंट से ये जुड़ा हुआ है। एग्ज़ाम रेफरेंस की बात करें तो एग्ज़ाम रेफरेंस यह यूजीसी नेट, जेआरएफ वगैरह में आया है। पॉलिटिकल डेवलपमेंट पर हर साल प्रश्न आते हैं, कॉलेज लेक्चरार हो गया, और इसकी इम्पोर्टेंसी आप लोग देख सकते हो। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि आज के ये प्रश्न और उनका विश्लेषण आपके लिए उपयोगी साबित हुए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और सबसे ज़रूरी, राजनीति शास्त्र एकेडमी को सब्सक्राइब करें, ताकि अगला पार्ट और आने वाली सीरीज़ का कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। जिन लोगों ने पिछले वीडियो अब तक नहीं देखे हैं वो पहले के पार्ट जरूर देखें, क्योंकि हर वीडियो पिछले वीडियो से जुड़ा हुआ है। और हाँ, आप हमारे टेलीग्राम चैनल राजनीति शास्त्र एकेडमी को जरूर ज्वाइन करें, जहां आपको फ्री एग्जाम मटेरियल्स, यूकेपीएससी पॉलिटिकल साइंस के करंट अफेयर्स अपडेट्स और पीडीएफ नोट्स मिलेंगे। जिन छात्रों को इस पीवाईक्यू सीरीज की पीडीएफ खरीदनी है वो टेलीग्राम से सीधे ले सकते हैं। फिलहाल पहले 11 प्रश्नों का एनालिसिस पीडीएफ मैंने एक सैंपल के रूप में फ्री अपलोड किया है, उसे ज़रूर डाउनलोड करें और पढ़ें। पढ़ाई में निरंतरता बनाए रखें, क्योंकि सफलता एक दिन की मेहनत नहीं, हर दिन के छोटे छोटे प्रयासों का परिणाम होती है। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और शुभकामनाएं।